चलिए जी, कर दे फटाफट से आज की क्लास स्टार्ट। तो हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे। जितनी भी बातें करें उनको पहले रिवाइज कराते थे, फिर आगे वाली बातों को क्लब करेंगे। कौन आ रहे जी रिवीजन कराने? अरे क्या बात है, आज तो बहुत सारे बच्चे तैयार हैं। अरे भाई, 1 2 3 4 5 6, आ जाओ लास्ट से, आप आ जाओ पहले। हाँ हाँ, सबको मौका मिलेगा, डोंट वरी। हाँ जी, ओवर टू यू, क्लास इज योर्स नाउ। अभी हम देखने वाले हैं वो चैप्टर 4 है। माइक थोड़ा सा पास रख के बोलना बस, वो आवाज। है हमारा शेयर हाँ बस कैपिटल बस। एंड डिवेंचर का चैप्टर। ये चैप्टर डील करता है हमारा सेक्शन 43 से सेक्शन 72 तक। सेक्शन 43 हमारा आ जाता है काइंड्स ऑफ शेयर्स के बारे में। हमारे पास दो काइंड्स ऑफ शेयर्स है, पहला इक्विटी एंड दूसरा है प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स वैसे शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनके पास दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। पहला, उन्हें डिविडेंड में प्रेफरेंस राइट मिलेगा, और जब भी हम अपना वाइंडिंग अप के टाइम पे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे उस टाइम पे उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। इनको भी दो फर्दर काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, पार्टिसिपेटरी और नॉन पार्टिसिपेटरी। अगर हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं इक्विटी वालों को भी डिविडेंड दे के फ्री रिजर्व में भी ट्रांसफर कर दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमारे पास कुछ बच रहे हैं तो उनमें अगर हम पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा पार्टिसिपेटरी। मौका अगर नहीं देंगे तो नॉन पार्टिसिपेटरी। फिर आते हैं इक्विटी शेयर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल वोटिंग शेयर्स जिनके पास होते हैं, नॉर्मल वोटिंग शेयर जिनके पास होते हैं, और एक होता है डीवीआर वाले, उनके पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं। बट अगर हम डीवीआर भी इशू कर सकते हैं, बट हम नॉर्मल वाले को डीवीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और डीवीआर वाले को नॉर्मल में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं कुछ कंडीशंस होते हैं हमारे पास डीवीआर के लिए। उसके लिए हमने एक निमोनिक देखा था OA74, और 3 साल की 3 बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, और 5 साल की कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, और कुछ सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। OCO है हमें OR पास करना पड़ेगा। फिर एसओ है AOA हमें ऑथराइज करना चाहिए, और 74% से ज़्यादा टोटल वोटिंग पार्ट्स नहीं होने चाहिए डीवीआर के पास। फिर 3 साल की कुछ बातें थी, जैसे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में। फिर एनुअल रिटर्न्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और जो कंपनी है वो पेनलाइज नहीं होनी चाहिए कोई भी स्पेशल एक्ट जैसे कि सेबी, RBI, SCR एक्सेट्रा में। फिर हमें कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा 5 साल के लिए, वो उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड में कोई डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए, टर्म लोन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और एम्प्लॉय स्टेचुटरी ड्यूज, स्टेचुटरी पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और IPF में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। 3 बातों 3DP का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इनका भी नहीं होना चाहिए, और डिविडेंड, डिवेंचर्स, डिपॉजिट्स और प्रेफरेंस शेयर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 44, नेचर्स ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर का। जो शेयर्स और डिवेंचर होते हैं वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और ट्रांसफरेबल इन अकॉर्डेंस विद द मैनर्स प्रोवाइडेड इन द AOM। फिर अगला सेक्शन आता है सेक्शन 45, हमारे नंबरिंग ऑफ द शेयर्स का। हमारे जो भी शेयर्स होते हैं सबका एक डिस्टिंक्टिंग नंबर होता है, बट ये अप्लाई नहीं करता अगर हमने अपना जो भी शेयर्स है उसको हेल्ड कर रखा है अगर डीमैट फॉर्म में, तो ये अप्लाई नहीं करेगा। अगला सेक्शन होता है सेक्शन 46 शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। हम जो शेयर सर्टिफिकेट होते हैं, अगर हम कंपनी के पास कॉमन सील है तो उस पर कॉमन सील और एक डायरेक्टर का सिग्नेचर चाहिए, नहीं तो 2 डायरेक्टर्स और एक CS का सिग्नेचर चाहिए। अगर कंपनी OPC है तो फिर हमें एक डायरेक्टर, और अगर उसके पास CS है तो CS सिग्नेचर करेगा, नहीं तो कोई भी ऑथराइज पर्सन सिग्नेचर करेगा। शेयर सर्टिफिकेट होता है वो एक प्राइमा फेसी सर्टिफिकेट होता है, ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है। जो भी शेयर अगर हमसे गुम हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो उस टाइम पे हम शेयर का डुप्लीकेट भी कंपनी से डिमांड कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक नॉमिनल फी देनी पड़ेगी 50 रुपीज़ की। अगर हमारी जो कंपनी है वो लिस्टेड कंपनी है तो फिर उसको 45 डे के अंदर देना पड़ेगा, अनलिस्टेड हो तो फिर 3 मंथ के अंदर उसको देना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा शेयर सर्टिफिकेट कंपनी के लिए। अगर हमारे पास ब्लैंक फॉर्म्स हमने करके रखे हुए हैं तो उसको हमें 30 ईयर्स के लिए संभाल के रखना पड़ेगा, 3 ईयर्स के लिए संभाल के रखना पड़ेगा। अगर हम कोई भी सरेंडर शेयर्स है उनके लिए, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस केस में हमें उस शेयर्स को परमानेंटली संभाल के रखने पड़ेंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, क्या बात, जोरदार ताली हो जाए। आई गेस कोई भी एक भी पॉइंट आपने मिस नहीं किया, वेरी अमेजिंग। हाँ जी, और कौन है सारे? आओ भाई, पहले तुम आओ। आपकी मर्जी है, जैसे भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो। रिवीजन आपको कराने, क्लास इज योर्स। सेक्शन 47 ऑनवर्ड्स, यहाँ रखना चाहो यहाँ रख लो। सेक्शन 47 आ गया था वोटिंग राइट्स का। तो इक्विटी शेयर्स को कंपनी के हर रिजोल्यूशन में वोट करने का अधिकार होता है, और उनकी वोटिंग पावर पोल पे देखी जाती है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल के प्रोपोर्शन में। बढ़िया बढ़िया। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को वैसे तो वोटिंग राइट्स नहीं होते, बट 4 केसेस में उन्हें वोटिंग राइट मिल जाता है। एनी रिजोल्यूशन डायरेक्टली अफेक्ट इट्स राइट,
या रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, रिपेमेंट कैपिटल रिडक्शन के टाइम पे, या 2 साल से उनके डिविडेंड का पेमेंट ना हुए तो उन्हें वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। प्राइवेट कंपनी पे सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा अगर वो अपने आर्टिकल्स में लिख दे, और निधि कंपनी पे जो मेंबर्स होंगे उनके टोटल वोटिंग पावर 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगला सेक्शन आ गया था सेक्शन 48 वेरिएशन का। तो कंपनी अगर चाहे तो अपने किसी भी क्लास के शेयर्स में के राइट्स को वेरी कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे उस क्लास के शेयर होल्डर्स का जिन्होंने 3/4 वैल्यू के शेयर्स होल्ड कर रखी है उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा, या मीटिंग में उनका स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन ये तभी हो सकता है अगर उनके आर्टिकल्स या मेमोरेंडम में इसकी प्रोविजन हो, या फिर टर्म्स ऑफ द इशू से ये प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए। अगली बात आ गई थी, अगर हमारे वेरिएशन की वजह से अगर कोई दूसरे क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट वेरी होते हैं तो उस क्लास के 3/4 शेयर होल्डर्स के भी हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसमें 10% कम से कम 10% वोटिंग पावर होल्ड करने वाले मेंबर्स अगर एग्री नहीं होते हैं, तो अगर उन्होंने कंसेंट नहीं दिया या फेवर में वोट नहीं किया है, तो वो एनसीएलटी के पास जा सकते हैं 21 दिन के अंदर अंदर, और एनसीएलटी जो भी ऑर्डर पास करेगा शेयर होल्डर्स उसे मानने के लिए बाइंड होंगे। चलो जी, बहुत बढ़िया, ये भी बढ़िया। आ जाओ अगला कैंडिडेट, आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ, दोनों में से डिसाइड कर लो कौन आ रहा है। चलो जी, वेरी गुड। अरे 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 अरे, क्या हो गया विपिन भैया? प्रोजेक्टर देखना भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप रिवाइज कराओ, लाइव क्लास जा रही है, बच्चे अपनी बुक में देखेंगे। सेक्शन 49 ऑनवर्ड्स अपने को स्टार्ट करना है। सेक्शन 49 कॉल्स के बारे में बात करती है। ऐसा कहा गया है कि जब भी हम कॉल्स इशू करते हैं तो हम डिस्टिंक्टिव नंबर पे शेयर इशू करना पड़ेगा, और अगर इस सेक्शन में हम अगर एक शेयर पे जैसे कि एक ही शेयर पे अलग अलग तरीके से पेडअप अगर पेडअप वैल्यू पे वो करते तो इस सेक्शन के हिसाब से उसे डिफरेंट मान लिया जाएगा। एंड उसके बाद 50 कॉल्स इन एडवांस की बात करती है। अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो कंपनी कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट कर सकती है। एंड 51 बात करती है कि अगर ऑथराइज आर्टिकल में ऑथराइज्ड है तो डिविडेंड पे हो सकती है पेड अप वैल्यू पे। एंड 52 बात करती है शेयर प्रीमियम की। अगर कंपनी अपने सिक्योरिटीज को प्रीमियम पे इशू करती है देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में उसे क्रेडिट किया जाता है। एंड नॉर्मली सर ने एक नेमोनिक बताया था, वैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं माना जाता है, ये कुछ ही चीज़ों के लिए लिमिटेड है। जैसे कि सर ने निमोनिक बताया था, दे बाय प्रीमियम, डी फॉर डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, बी से बाय इशू बोनस इशू एंड बाय बैक, एंड पी से प्रेफरेंस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। उसके बाद इसमें 53 का बात किया गया है। हम नॉर्मली किसी भी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं, और अगर हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो उसमें हमें उसके लिए हमें रिफंड लाइबल हो जाएंगे हम रिफंड के लिए, सारे रिफंड विद इंटरेस्ट ऑफ 12%। और इसकी कुछ इस सेक्शन की कुछ एक्सेप्शंस है। सेक्शन 54 इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर पे हम एम्प्लॉयज को डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। एंड दूसरा है इस पे कि अगर कोई भी क्रेडिटर्स अपने डेब्ट को कन्वर्ट करती है विद नॉर्मल शेयर में, देन विद परसुएंट ऑफ स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम ऑफ आरबीआई। एंड उसके बाद बस चलो जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ जी, और कौन आना चाह रहा था? 1 2 3 4, आ जाओ आप, आ जाओ 54 से। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं ये आप अपने डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज को डिस्काउंट और या फिर कंसिडरेशन देते हैं कैश में देते हो, क्योंकि उनकी नो हाउ या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में उन्होंने कुछ वैल्यू एडिशन दिया है। तो ये जो आपको शेयर्स दिए जाएंगे ये आपके करंट मार्केट वैल्यू से कम पे दिए जाएंगे। इसका निमोनिक था SES। पहले इसके लिए SR पास करो, इसका एक्सप्लेनेशन इन रेजोल्यूशन दो, अगर लिस्टेड है तो सेबी से, या फिर अनलिस्टेड है तो रूल से सारी जो भी उसकी गाइडलाइंस है वो माननी पड़ेंगी। फिर इसके बाद जो शेयर्स ESOP में इशू करे गए हैं उनके पास पारी पासी यानी कि इक्वल राइट्स है, जो कि नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है। फिर इसके बाद आता है रूल 8। रूल 8 कहता है कि आप अपने एम्प्लॉय जो कि परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर या एम्प्लॉयर डायरेक्टर ऑफ अ सब्सिडरी को भी अपना ESOP प्रोवाइड कर सकते हो। ESOP प्रोवाइड करने के लिए आपको SR पास करना है। SR पास करने के लिए वैलिडिटी उसकी 12 मंथ्स की है। फिर आती है ये
लिमिट ऑन इशू जो है आपकी दो लिमिट, पहली है कि आप 15% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल इन ईयर दे सकते हो, दूसरी है कि 5 करोड़, जो भी इनमें से हायर है। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि हर साल 15% कर दी। आपको ये भी देखना है कि आपकी जो टोटल स्वेट इक्विटी है वो 25% है ऑफ पेड अप इक्विटी एट एनी टाइम। इसके बाद आती है स्टार्टअप की एग्जेम्पशन। स्टार्टअप कहता है कि 10 साल तक स्टार्टअप के पास अपना वो स्टेटस रहेगा और 50% ऑफ पेड अप कैपिटल वो अपनी इस ऑफ दे सकता है। फिर इसका लॉक इन पीरियड जो है वो 3 साल का है। फिर आता है सेक्शन 55, इशू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जो आज की डेट में कंपनी लॉ ने मना कर दिया कि इरिडीमेबल तो आप इशू कर ही नहीं सकते, रिडीमेबल होने चाहिए। रिडीमेबल जो होने चाहिए वो 20 साल के होने चाहिए। और अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो आपके लिए रिडेम्पशन जो पीरियड है वो बढ़ जाएगा, 30 साल का हो जाएगा। फिर लेकिन 21वें साल से आपको अपने प्रेफरेंस शेयर्स को ऑप्शन देना होगा रीपेमेंट का। फिर आता है कंडीशंस ऑफ रीपेमेंट। कंडीशंस ऑफ रीपेमेंट की 2 कंडीशंस है, पहला आउट ऑफ प्रॉफिट, दूसरा आउट ऑफ अवेलेबल प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। जो आउट ऑफ प्रॉफिट है उसमें आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, और आउट ऑफ फ्रेश इशू में आप कोई भी शेयर्स इशू कर सकते हो, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो चाहे वो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हो। फिर आप जो रिडेम्पशन पे, अगर आप प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हो तो उसे आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर सकते हो और आप उसमें अपना एसपीआर भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो सीआरआर है उसका सिर्फ एक ही यूज है, वो है बायबैक। फिर आता है बोनस इशू टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर नॉट बायबैक। हाँ, कोई नहीं। फिर आता है अगर कंपनी अब ये पैसा वापस नहीं कर पाती है। ये हमने वोडाफोन के केस में देखा था। वोडाफोन के केस में यहाँ पे सीजी के पास पावर है कि अगर पहले आता है कि कंपनी जो है अपने प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में दोबारा प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर सकती है अगर वो अपने 3-4 प्रेफरेंस शेयर होल्डर से अप्रूवल ले ले और उसे एनसीएलटी से अप्रूवल मिल जाए। दूसरा कि अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर नहीं ठीक है, यही का है। अगर 3/4 का अप्रूवल है प्लस साथ में किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। चलो जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कौन आना चाहता था? यहाँ से भी क्या? आ जाओ आ जाओ, रुको एक सेकंड। ओके, आ जाओ फटाफट। इसके बाद बेटा सेक्शन 56 से 59 अभी हमने कवर नहीं किया, 60 हमने कवर कर लिया था, तो 60 से रिवीजन आगे चलाते हैं। चलो चलिए सेक्शन 60 ऑनवर्ड्स। सेक्शन 60 हमको बात करता है कि अगर हम पब्लिकेशन करते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, तो उसके लिए हमको नोटिस देना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट अगर हमने दिया है तो वो सारी चीज़ें हमको बिजनेस लेटर में, बिल ऑफ हेड्स में हमको बतानी पड़ेगी, और जो सब्सक्राइब शेयर का अमाउंट पेड अप होगा वो भी हमको बताना पड़ेगा। उसके लिए जो पेनल्टीज थी वो पेनल्टी ये कि कंपनी को पेनल्टी देनी पड़ेगी डिफॉल्ट के लिए 10,000 की, और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा उसको 5,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसके बाद सेक्शन 61 जो है वो हमारे ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल की रिस्पेक्टिव में बात करता है। ऑल्ट्रेशन हम कर सकते हैं शेयर कैपिटल का, अगर लिमिटेड कंपनी है तो शेयर कैपिटल, तो उसके लिए हमको आर्टिकल्स में मेंशन करना पड़ेगा, और उसके बाद हमको ओआर पास कराना पड़ेगा। हमको लिमिटेड ऑल्ट्रेशन करने के हमारे पास 5 केसेस हैं। सबसे पहले अगर हमको ऑल्ट्रेशन करना है तो हमको अपनी शेयर कैपिटल अगर हमको बढ़ानी है, के लिए हम आर्टिकल शेयर को हमको बढ़ानी, तो उसके लिए हमको ऑल्ट्रेशन करना है, तो हम जो होंगे हम आर्टिकल्स में भी मेंशन कर सकते हैं और ओआर में मेंशन कर सकते हैं। उसके रिस्पेक्टिव में हमारी जो शेयर कैपिटल होगी उसके रिस्पेक्टिव में कोई चेंज नहीं होगा, वो हमारी सेम रहेगी। उसके बाद दूसरा केस होता है कि जब हम कंसोलिडेशन एंड डिवाइड कर सकते हैं। कंसोलिडेशन में क्या होता है कि हम अपनी शेयर कैपिटल को जो छोटी अमाउंट में होती है उसको लार्ज अमाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसमें क्या होता है कि इसमें हमको अगर हमारे कंसोलिडेशन में हमारे वोटिंग परसेंटेज की अगर कोई अफेक्ट करता है तो उसके लिए हमको ट्राइब्यूनल का लेना पड़ेगा परमिशन। और तीसरा केस ये होता है कि हम अपने शेयर कैपिटल को स्टॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टॉक में भी कन्वर्ट करने से हमारे शेयर कैपिटल पे एज सच इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद हमारा आता है लास्ट, जिसमें फोर्थ केस आता है जहाँ पे हम सब डिविजन करते हैं और इसको स्प्लिट अप भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपने शेयर को स्मॉलर अमाउंट में स्प्लिट अप कर देते हैं, जो कि हमारे मेमोरेंडम में फिक्स्ड होता है उस हिसाब से। उसके बाद हम लास्ट केस होता है जहाँ पे हम अपने शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं। जो हमारा शेयर्स जिसको हमने पेडअप किया, जो हमारा पेडअप नहीं हो पाया था, उसको हम कैंसिल कर देते हैं और वो अमाउंट जो होता है वो हमारा डैमिनेशन हो जाता है। लेकिन ये जो होता है ये डिडक्शन के केस में नहीं आता है। डिडक्शन के लिए अलग प्रोविजंस होते हैं जिसको हम रिस्पेक्टिव केस में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद नेचर होते हैं स्टॉक्स के। स्टॉक का नेचर क्या होता है, वो चीज़ें
हमको भरनी थी सेक्शन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द डेफिनेशन। शेयर का मतलब होता है वो शेयर कैपिटल जो कि जिसमें स्टॉक भी इंक्लूड्स होते हैं, बिकॉज उस स्टॉक को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं स्टॉक को हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि उसकी जो अमाउंट होता है वो नहीं आता है, वो सारे जो शेयर्स होते हैं उनको हम कलेक्टिवली कंसोलिडेट कर देते हैं सारे शेयर कैपिटल को एक साथ। क्या बात है, उसके- जबरदस्त हुई, जोरदार तालियां। लास्ट सेक्शन बचा है, कोई आना चाहे? आखिरी सेक्शन। चलो बेटा, वेरी अमेजिंग, बहुत बढ़िया। और कोई नया चेहरा? एक दो हाथ और रेज हो रहे थे, आ जाओ, आप आ जाओ। क्या हो गया? कल हमने, हाँ, 62 प्लस 64 थोड़ा सा। एक सेकंड, माइक देना, चेक करें। हेलो। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 62 है जो राइट इशू और इसके कुछ और सबसिस्टिंग पार्ट से डील करता है। 61 सबसेक्शन 1 के सब क्लॉज 1 में हम राइट इश्यूज के बारे में देखते हैं कि जो शेयर्स है वो एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर को दिया जाता है। राइट इशू के केस में जो नोटिस है वो पहले एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर को दिया जाता है। जो नोटिस है वो 3 डेज पहले इशू किया जाता है, जिसमें और जो 3 डेज इशू करने के बाद हमारे पास 7 डेज के बाद जो है हम वो नोट राइट इशू को जो है इशू करते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट 15 डेज होता है वो इशू को राइट इशू को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, मिनिमम Modify 7 दिन कर के लिए देंगे। ओपन रखते हैं एंड मैक्सिमम 30 दिन के लिए। चलो गुड, और आगे। प्राइवेट कंपनी के केस में जो ये टाइम पीरियड है ये कम हो सकता है अगर 90% ऑफ मेंबर्स से कंसेंट मिल जाता है। और जो है सो एओए के केस, एओए से भी राइट इशू को अगर एओए में पावर नहीं है तो आप वैसे भी रिनाउंस कर सकते हो, पर एओए के थ्रू रिनाउंस करने की पावर छिन सकती है। चलो गुड, आगे। अगर शेयरहोल्डर कुछ भी ना बताए तो क्या होगा उसके शेयर्स का, फिर कौन डिसाइड करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। गुड। और राइट इशू के कुछ एक्सेप्शंस हैं जो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डिबेंचर या कन्वर्टेबल लोन के जरिए पैसा रेस करते हो तो उस केस में क्या करना होगा? पहले से ही एसआर पास करके एसआर पास रखेंगे। करना होगा। फिर मैंने लास्ट क्लास में सीखा था गवर्नमेंट डेट का केस, वो बताओ थोड़ा सा, कि अगर गवर्नमेंट का लोन है, पे नहीं कर रहे। अगर गवर्नमेंट का लोन है और वो पे नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है उसके शेयर्स को इक्विटी में या तो वो अपने लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है या फिर उस वो जो कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी बन सकती है। हेलो। नेक्स्ट है 62 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन क्लॉज बी जो ईसॉप से डील करता है। ईसॉप में जो है हम एसआर या ओआर पास करते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में, जिसमें जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ईसॉप दिया जाता है, जिसमें इंक्लूड होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स जो कि इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, और एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स और सबसिस्टिंग और होल्डिंग कंपनी। और जो एम्प्लॉय में एक्सक्लूड हैं वो है प्रोमोटर्स बिलोंगिंग टू promoters groups and directors who directly or indirectly hold 10% of equity shares। और जो ESOP के केस में जो है वो प्राइस के लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट लेनी पड़ेगी आपको। प्राइस के लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, और जो है आप खुद डिसाइड करोगे। और जो मिनिमम पीरियड है ESOP के लिए वो 1 ईयर है, और जो फ्रीडम लॉक इन पीरियड है वो अभी डिसाइडेड नहीं है, तो वो फ्री है, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। और जो है सर कोई राइट या डिविडेंड का अधिकार आपको नहीं डिविडेंड मिलेगा का जब तक शेयर नहीं एक्सरसाइज मिलेगा। ESOP के केस में कोई भी राइट टू डिविडेंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम चलो डील लास्ट किए थे टॉपिक, सेक्शन किसी और को मौका 64 देते से। हो। अरे किसी और को मौका देते हो, बस लास्ट टॉपिक, आ जाओ आप। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आओ फटाफट आओ बेटा। एंड लगभग 15 से 20 मिनट में हम क्लास में बहुत स्लो पेस पर भी सारे सेक्शन को रिवाइज कर पाए हैं। तो दैट गोज विदाउट सेइंग कि आप घर पर भी अगर आधा एक घंटा भी लगाओगे तो चैप्टर को समराइज करने में आपको ज्यादा टफ नहीं होगा। 62(1)(c) प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, आ जाओ। अरे कोई नहीं आता है आपको, अरे मैं बता रहा हूँ आता है, आ जाओ। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जब हमारा सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी हमारा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में बताते हैं कि हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कैसे करते हैं। हम कुछ अपने माइक पास रखो थोड़ा सा। पर्सन होते हैं उनको हम पहले प्रेफरेंस देते हैं कि उनको अलॉटमेंट होएगा, तो इसके लिए हमें एसआर पास करना पड़ता है और हमें वैल्यूएशन की रिपोर्ट लेनी पड़ती है किसी रजिस्टर्ड
वैल्यूअर से और कहता है सेक्शन 42 के प्राइवेट प्लेसमेंट के सारे रूल्स कंप्लाई करने पड़ते। ठीक है, एक छोटा सा 64 और पढ़ा था, बस वो और बता दो। नोटिस टू आर जो भी कहते हैं हमारी कहते हैं कॉर्पोरेशन होगी कैपिटल में, उसको हमें SS7 में 30 दिन के अंदर अंदर ROC को बताना पड़ेगा। जैसे कभी कभार जैसे हम एक के केस में गवर्नमेंट ने इंक्रीज करने को बोला था हमारी कैपिटल को, उसको भी हमने सेक्शन 62 SS7 के फॉर्म में बताना। चलो जी, बढ़िया, गुड, ओके। चलिए, तो दिस ऑल दिस चैप्टर सो फार दैट वी हैव कवर्ड। यहाँ तक कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं?